दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी सेट प्रैक्टिस जो है वो लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही है जिससे कि आपको अपने अंदर जो अभी तक कमी है वो पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्कोर को इंक्रीज़ करने का, बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाएं। इससे टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि कितने समय तक हम लोगों को किस प्रकार से सेट लगाना है और कितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल। ये सवाल है शिक्षक पात्रता परीक्षा में खोटा में जो क्वेश्चन आया है वो, ठीक है, उसका हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें हम लोग करेंगे 2016 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें खोटा के जितने भी सवाल आए थे वो इस वीडियो में करेंगे। इसमें तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो क्या करना है वो आप अच्छे से समझते हैं। क्योंकि लाल बत्ती चाहिए तो मेरे चैनल का लाल बटन अच्छे से दबा दीजिएगा एक बार और सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो पहला सवाल है कि फरीच डहर के लिखवैया हद। फरीच डहर जो है उसके लिखवैया कौन है। ठीक है, तो फरीच डहर हम लोग जानते हैं कि एक क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, और ये पहला कहानी संग्रह है। और इसके लिखवैया कौन है, तो इसके लिखवैया हैं कौन, तो बोलेंगे इसके लिखवैया हैं पंचम महतो। पंचम महतो का लिखा हुआ ये है फरीच डहर। किसका लिखा हुआ है, तो बोलेंगे पंचम महतो का लिखा हुआ है फरीच डहर। ठीक है, और ये कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दीदी जी कौन किताबें कहानी है। दीदी जी एक कहानी है। चूँकि ये फरीच डहर हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूँकि पंचम महतो का ये लिखा हुआ पहला कहानी संग्रह है तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि फरीच डहर कैसा रचना है, तो बोलेंगे कहानी संग्रह है। और फिर फरीच डहर जो है इसके लिखवैया के है, तो बोलेंगे पंचम महतो है। अब अगला सवाल है कि दीदी जी कौन किताबें कहानी है। तो दीदी जी जो है वो किस कहानी का है, तो सोंध माटी आप पुस्तक पढ़े होंगे। सोंध माटी में आपको दीदी जी कहानी मिला था, नहीं मिला था, तो नहीं बोलेंगे। खोटा गद्य पद्य संग्रह, इसमें भी नहीं था। छाहिर कहानी जो पढ़े उसमें भी 10 कहानी है, तो उसमें भी नहीं है। तो यानी कि ये चलेंगे दीदी जी कहानी जो है वो फरीच डहर का कहानी है। किसका कहानी है, फरीच डहर में कहानी आया है, दीदी जी के बारे में जिक्र किया गया है। सोंध माटी के प्रकाशन बछर है। सोंध माटी का प्रकाशन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं सोंध माटी किताब जिसमें से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। सोंध माटी विनोद कुमार का लिखा हुआ कहानी है। ठीक है, तो ये जो कहानी है संग्रह, उसमें हम लोग देखे थे कि क्या है, सोंध माटी पुस्तक कैसा है, तो बोलेंगे कविता कहानी संग्रह है। अगर बात हो कि सोंध माटी कैसा पुस्तक है, कैसा रचना है, तो वो बोलेंगे कविता कहानी संग्रह है, क्योंकि उसमें कहानी के साथ साथ कविता संग्रह भी है। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि छाहिर कैसा किताब है, तो छाहिर पुस्तक जो है वो केवल कहानी संग्रह है। ठीक है, लेकिन सोंध माटी में कविता कहानी दोनों है, इसलिए कविता कहानी संग्रह है। तो यहाँ बोलेंगे सोंध माटी का प्रकाशन कब हुआ था, तो बोलेंगे 1990 में हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा ये किया गया था, इसकी रचना हुआ है। तो बोलेंगे सोंध माटी की कौन है, 1990 में विनोद कुमार के द्वारा। अगला चलते हैं कि खोटा निबंध के प्रकाशन बछर है। खोटा निबंध जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें 2 निबंध पढ़ना है खोटा का, जिसमें एगो सहरूल पढ़ना है और एक ठो कर्मा पढ़ना है, कर्मा त्यौहार के बारे में। करम त्यौहार भाई बहन के त्यौहार, और दोनों त्यौहार जो है दोनों के बारे में निबंध हम लोग पढ़ा दिए हैं। आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो खोटा निबंध के प्रकाशन बछर कब है। देखिए, खोटा निबंध 2 बार प्रकाशन हुआ है। तो पहला प्रकाशन बछर जो हुआ है वो हुआ है 1990 में। तो अगर पहला दूसरा ना रहे तो खोटा निबंध के प्रकाशन बछर है ये बोला जाएगा, तो वो बोलेंगे 1990 में। ये BN ओहदर के द्वारा लिखा गया है किताब। और इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 2017 में। कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, 2017 में हुआ था। और इसमें कुल मिलाकर के 12 निबंध हैं। कितने निबंध हैं, 12 निबंध। ठीक है, तो कुल मिला के 12 निबंध है। तो खोटा निबंध का पहला प्रकाशन यानी कि 1990 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ बोल रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथ। एक पथिया डोंगल महुआ जो है किताब, उसके संकलनकर्ता कौन है। एक पथिया डंगल महुआ से हम लोग का
10 क्या पढ़ना है, कविता पढ़ना है। और 10 कविता जो है वो अलग अलग कवियों का लिखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम लिखे दिए हैं ये एक पथिया डोंगल महुआ, मतलब एक टोकरी, डोंगल मतलब चुन चुन कर बीच करके लाया हुआ, महुआ मतलब कि अलग अलग कवियों का एक जगह जमा किए हैं ये। तो महुआ जैसे अलग अलग जगह से चुन चुन करके एक टोकरी में ला के जमा किया जाता है, उसी तरह ये अपना किताब का सारा कविता को जमा किए हैं। तो ये कौन किए हैं, तो बोलेंगे ये किए हैं संतोष कुमार महतो। कौन किए हैं, संतोष कुमार महतो। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है, चूँकि ये संकलन किए हैं, संकलन का मतलब क्या होता है, जमा किए हैं, तो जमा किए हैं इसीलिए इसमें बोलेंगे कि संतोष कुमार महतो है। हमनी सब एक, इस कविता संग्रह का पहला कविता कौन सा है, हमनी सब एक, जो कि श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम इन सब एक, एक 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 रकम बोली भाषा इस तरह करके है ना कविता पहला, तो वो है श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा है कि छुआ दुलार कविता लिखवैया हद। छुआ दुलार, चूँकि ये हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है सब कविता, इसलिए आपको नहीं होगा याद, लेकिन इसमें दिया है एक साथ सबसेट में, तो इसको कर ले रहे हैं। तो छुआ दुलार कविता के है, तो ये लिखा हुआ है किसका, प्रहलाद दास, चूँकि सॉरी ये लिखा हुआ है किसका, तो ये लिखा हुआ है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, व्याकुल इनका उपनाम है, और इनके बारे में हम लोग को जीवनी पढ़ना है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का लिखा हुआ है छुआ दुलार। चूँकि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जीवनी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि इनके द्वारा एक कविता लिखी गई है जिसका नाम है छुआ दुलार। ठीक है, तो छुआ दुलार कविता किसके द्वारा लिखा गया है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 7वां नंबर सवाल में कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है। ये निबंध जो है वो किस किताब में छपा है, क्या ये वैचारिक खोठा निबंध पुस्तक में मिलेगा, या सिर्फ खोठा निबंध में मिलेगा, खोठा काठे गद्य खंडी में मिलेगा, रंगैनी में मिलेगा, किस में मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अभी बताए कि बी ए नौहदर के द्वारा लिखा गया किताब है, और इसमें इसका नाम है खोठा निबंध। कौन किताब है ये, खोठा निबंध। और खोठा निबंध किताब में ही भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ये कहाँ हम लोगों को पढ़ना है, और इसी में फूल कर परब कौन सरहुल, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है। माई के लोर जो है वो कहानी किस किताब में छपा हुआ है, तो बोलेंगे माई के लोर जो है कहानी वो किस में छपा हुआ है, तो ये छपा हुआ है माई के लोर कहानी, आप लोग जानते होंगे, तो ये छपा हुआ है किस में, ये छपा हुआ है सोंध माटी पुस्तक में हम लोग पढ़े थे। माई के लोर हम लोग के सिलेबस में भी है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। ये कहानी जो है वो किस में छपा हुआ है, तो बोलेंगे सोंध माटी में पुस्तक में है। ठीक है, आगे चलते हैं। खोठाक भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। खोठा भाषा का वाल्मीकि किसको कहा गया है, खोठा भाषा का वाल्मीकि एके झा को कहा गया है, कि श्रीनिवास पानुरी को कहा गया है, विश्वनाथ दसौंधी राज को कहा गया है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद नागर को कहा गया है। किसको, खोठा भाषा वाल्मीकि, मतलब खोठा भाषा के वाल्मीकि कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि खोठा भाषा का या तो भीष्म पितामह हो, खोठा भाषा का वाल्मीकि हो, इस तरह के कई उपाधि कई उपनाम दिए गए हैं। किसको, ये दिया गया है श्रीनिवास पानुरी जी को दिया गया है, जिनका जन्मदिन 15 दिसंबर को खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर खोठा दिवस भी मनाया जाता है। किसके जन्म पर, श्रीनिवास पानुरी, और इन्हीं को खोठा भाषा का भीष्म पितामह भी कहते हैं, खोठा भाषा का वाल्मीकि भी कहते हैं। और खोठा भाषा का वाल्मीकि इनको कहा कौन था, तो वो कहने वाले थे रामदयाल पांडे। तो रामदयाल पांडे ने इन्हें खोठा भाषा का वाल्मीकि कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, आज नहीं तो काल हमार बात माने हतो, गोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हतो, ई केकर कथन है। ये बात कौन बोले, तो ये बात कौन बोले हैं, बंसीलाल बंसी बोले हैं, या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बोले हैं, श्रीनिवास पानुरी बोले हैं, या एके झा बोले हैं। तो बोलेंगे ये जो कथन है, आइज नाय तो काइल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा मुइर धैर टाने हतो, ये बात कहा गया है किसके द्वारा,
ये बात ए.के. झा के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ए.के. झा के द्वारा ये बात कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। खोठाय संज्ञा के कितना भेद करल गेल है? खोठा में संज्ञा को कितना भेद में बताया गया है? इसकी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 3 भेद? तो बोलेंगे खोठाय संज्ञा में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। खोठा भाषा में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि लुआठी पत्रिका के संपादक हथ। लुआठी पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? क्या उसके संपादक दिनेश दीनमणि जी हैं, या फिर गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है, वासुदेव महतो है, या ए.के. झा है? कौन है? तो बोलेंगे लुआठी पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? उसके संपादक हैं कौन? तो उसके संपादक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। कौन है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। ठीक है, लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आगे चलते हैं, मौसम वैज्ञानिक के नाम जानल जाहे। किनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? मौसम वैज्ञानिक के नाम से जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू को जाना जाता है, या फिर डॉक्टर विनोद कुमार को, या बी.एन. ओहदार के नाम को, या फिर डॉक्टर ए.के. झा को? तो बोलेंगे मौसम वैज्ञानिक के नाम से ए.के. झा को जाना जाता है। किसको जानते हैं? ए.के. झा को जानते हैं। अब ए.के. झा को जानते हैं तो इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ए.के. झा ने एक सिद्धांत दिया था। इनका तो पूरा जीवनी बता दिए हैं, पढ़ाए हैं, और वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो जीवनी जाकर देखिए, ताकि आप मेरा पूरा जो सीरीज़ है वो देखिए। जितना भी हम खोटा पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट बना करके उसको डाल दिए हैं, तो आप अगर देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मौसम वैज्ञानिक जो है वो ए.के. झा को कहा जाता है। इन्होंने मौसम विज्ञान के ऊपर एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का था नाम धरा गगन सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या था? धरा गगन सिद्धांत। ठीक है, किसने? तो ए.के. झा ने ये सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि धरा गगन सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, या ए.के. झा के द्वारा दिया गया सिद्धांत का नाम क्या है? तो बोलेंगे धरा गगन सिद्धांत। इन्होंने तितकी पत्रिका का भी संपादन किया है। अब देखिए, अलग अलग किताबों में ये जो ईस्वी सन वाला चीज़ है वो आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो तितकी पत्रिका का संपादन ए.के. झा जो है वो 83-84 में किए हैं। और कभी कभी ये कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि तितकी पत्रिका का जो संपादन है वो 83 से 87 तक किए हैं। तो एक तो ईस्वी सन में, और दूसरा ग्रामर में कोई कोई व्याकरण, जो खोटा व्याकरण है उसमें कोई कोई जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को क्या है कि डाउट हो सकता है कि इसमें ये है, लेकिन कहीं किसी और किताब में उसका आंसर ये। तो व्याकरण में और इसमें एक तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि ज़रूर फंसाएगा। ठीक है, वो हर बार रहता है, और इसीलिए जो 100 क्वेश्चन है उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको रद्द कर दिया जाता है, उनका नंबर सबको मिल जाता है। तो ये बात है, कोई भी एकदम 100% कोई किताब ऐसा नहीं है जो 100% पूरी तरह से शुद्ध हो। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। चलिए, तो इसमें देखेंगे कि मौसम वैज्ञानिक जो थे वो धरा गगन सिद्धांत का सिद्धांत भी दिए थे, और उनका नाम क्या था? डॉक्टर ए.के. झा था। और इन्होंने क्या किया था? तितकी पत्रिका जो है अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उसका संपादन किया है। तो ए.के. झा ने तितकी पत्रिका का संपादन 1983-84 में किया है, और कुछ किताबों में 83 से 87 तक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अनुसार अब हम लोगों को टिक कर लेना है। जियो मोरो काम, जियो मोरो काम और एक पैला धान, ये कहावत के अर्थ है। इसका मतलब क्या है? जियो मोरो काम, एक पैला धान, इसका मतलब क्या है? ढेर कामेक औजी कम कुरई के विरोध। यहाँ कुरई, कुरई का मतलब क्या हुआ? मेहनताना, मंजूरी जो होता है दिन भर का, उसको कहते हैं। अनठेकानी काम आर काम, मरते दम तई गुलामी, धांगर बनवे उता सुता। तो इसका मतलब जियो मोरो काम मतलब मरे जिए काम कर रहे हैं, और एक पहला धान, मरे जिए काम खटवा लिया, दिन भर कोड़ी चलवा लिया, और लास्ट में जब पैसा देने के बात आया तो 100 रुपया धरा रहा है। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ढेर कामेक औजी कम कुरई के विरोध, मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाने के बदले पैसा बहुत कम, मेहनताना बहुत कम दे रहा है, और उसी के लिए विरोध करने का ये
कहावत है। ठीक है, आगे चलते हैं। खोठा रत्न उपाधि सोब ले पहला केकरा आर कदिया मिलल है। खोठा रत्न की उपाधि जो है वो सबसे पहले किसको और कब मिला था? क्या सुकुमार जी को मिला था 1996 में, संतोष कुमार महतो को 95 में, शिवनाथ प्रमाणिक को 93 में, रामशरण विश्वकर्मा को 1993 में, किसको मिला था? तो बोलेंगे खोठा रत्न की उपाधि जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया था? ये मिला था रामशरण विश्वकर्मा को दिया गया था। किसको मिला था? रामशरण विश्वकर्मा को। इन्हें 1993 में मिला था खोठा रत्न की उपाधि। ये एक साहित्यकार थे और इनकी कीर्ति के लिए इनको रामशरण विश्वकर्मा को 1993 में सबसे पहले खोठा रत्न की उपाधि दी गई थी। बरवा डाक अखय बोर, पिछले बार ये सब हम लोग को संस्मरण पढ़ना था, तो बरवा डाक अखय बोर इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग को याद रखना है क्योंकि इनके जो राइटर हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बरवा डाक अखय बोर संस्मरण के लिखले हत? बंसीलाल बंसी लिखे हैं, विश्वनाथ दसौंधीराज लिखे हैं, शांति भारत लिखे हैं, डॉक्टर पारसनाथ महतो लिखे हैं। कौन लिखा है? तो बोलेंगे बरवा डाक अखय बोर जो है वो लिखा कौन है? तो वो लिखा है शांति भारत। किसके द्वारा लिखा गया है? शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति भारत का हम लोगों को दो कहानी पढ़ना है। ये कहानी क्या है? 7 भाई 1 बहन पढ़ना है और धनेक धदैनी 2 कहानी पढ़ना है। शांति भारत जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1965 को हुआ था और इनके पिताजी का नाम कुंजू महतो था और माता का नाम रत्नी देवी था। और बरवा डाक अखय बोर एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब उनके स्मृति में उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको इन्होंने अपने याद को, संस्मरण मतलब अपना याद, तो याद को एक पुस्तक के जरिए लिखा है। और इनके और भी लौतन डहर या फिर बेलंदरी, ये लोकगीत संग्रह है बेलंदरी, और ये भी शांति भारत के द्वारा ही लिखा गया है, तो बेलंदरी भी याद रखेंगे। आगे, कोका के उल्टा अर्थ एक शब्द। कोका मतलब क्या होता है? जो बोलता उलता नहीं है ज़्यादा, एकदम कोका है कार्य नहीं कहते हैं तो उसको। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? लबरा, लबराहा, बहुत लबराहा हो छोड़ा कहते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लबरा। कोका का उल्टा अर्थ क्या होता है? लबरा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 के बाद 18 नंबर 18 में है कि पढ़े हे के तत्कालिक वर्तमान काल रूप हतय। पढ़े हे का तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा? तत्कालिक वर्तमान मतलब जो अभी वर्तमान समय में तुरंत भर में चल रहा है, अभी जो आँख के सामने आपके हो रहा है उसी को कहते हैं तत्कालिक वर्तमान। तत्काल में जो वर्तमान काल में घटना घट रही है उसको बोलेंगे। तो पढ़े है क्यों क्या बोल सकते हैं? पढ़ रहे है मतलब कि अभी पढ़ रहा है। पढ़े लागल है मतलब अभी पढ़ने बैठा है या पढ़ रहा है। पढ़े पारे है या पढ़ैत हतय। तो पढ़ैत हतय तो ये तो सकाहा हो गया कि हमको नहीं पता है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे पढ़ रहल है मतलब अभी पढ़ रहा है। या इसी को देखिए बी ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो पढ़े लागल है मतलब अभी बैठ के पढ़ने लगा है, तो ये भी तो वर्तमान काल ही है। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सही कौन है? पढ़ रहल है ये हो सकता है क्योंकि ये अभी पढ़ रहा है, मतलब अभी इससे पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर 19 में देखें, कांदेक क्रिया कौन क्रिया है? कांदेक जो है वो किस क्रिया का है? सकर्मक है, अकर्मक है, जोरल क्रिया है या उकसविक क्रिया है? तो कांदेक मतलब होता है कांदना मतलब रोना, तो कांदेक मतलब रोने का। तो रोने का ना आगे पता चल रहा है ना पीछे पता चल रहा है, तो जिसमें कर्म का प्रभाव ना पड़े, कर्म का पता ना चले, तो उसमें अब कांद रहा है तो मतलब क्या कांद रहा है, कैसे कांद रहा है, कहाँ कांद रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस वर्ड से। तो इसलिए बोलेंगे ऐसा प्रकार की क्रिया को जिससे आप लोगों को कुछ पता ही ना चले, बीच मध्य धार में ला के खड़ा कर देना, आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर में। जे शब्द संज्ञा व सर्वनाम गुण बतवह है। ये तो क्वेश्चन रटा गया है। किसी भी क्वेश्चन का जो परिभाषा है, जैसे संज्ञा के ओजी आवे वाला शब्द के का कहल जाए, कोनो नाम के का कहल जाए, जे संज्ञा और सर्वनाम के गुण बतावह है, या जे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतावह है, जे विशेषण के विशेषता बतावह है, कोनो काम के का कहल जाए। तो इस तरह के जितने भी परिभाषा हैं वो तो याद हो गया होगा।
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले गुण बतावे है। गुण मतलब क्या, विशेषता, अच्छा है कि खराब है, लंबा है कि चौड़ा है, तो इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता को बताए, उसकी अच्छाई को बताए, बुराई को बताए, कमी को बताए, उसी को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा के अवजी मतलब संज्ञा के जगह पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अभी बोले कि परिभाषा तो एकदम रट्टा मार दिए होंगे अभी तक। तो संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहल जाए। क्या कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए। हमर माय ओकरा कहलय, इसका सही रूप क्या होगा, हमर माय ओकरा ओकरा कहलय कि हमरा माय ओकरा कहलिक, या हमर माय ओकरा डाकलिक, या हमरा माय ओकरा कहलिक, हकौलिक। तो इसका देखिए क्या होगा, देखिए हमरा माय ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हमर माय ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हमरा माय ऐसे भी नहीं बोलते हैं, ओकरा हकौलिक ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हकौलिक मतलब क्या, कहलई और हकौलिक में अंतर है। हकाना मतलब होता है किसी को चिल्ला के बुलाना, आवाज़ देना, और कहना मतलब अपने आप को अपने बात को किसी को कहना। तो हकाना तब बोलेंगे जब हम लोग किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, और कहलई का मतलब होता है किसी को कहना कोई बात। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमर माय ओकरा कहलई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, हमर माय ओकरा कहलई, तो हमर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि माय देखे पोटा, जनी देखे मोटा। माय जो है वो पोटा माने पेट देखती है कि बेटा के पेट भरल है कि नहीं। आप कहीं भी कितना भी अमीर आदमी बन जाइए, माँ के सामने जब आइएगा तो फिर क्या बोलेगी सबसे पहले, कि बाबू कुछ खैले कि ना खैले, बोलती है कि नहीं। और वही अगर जनी देखे मोटा, मतलब जनी जो है वो देखती है कि पेट को छोड़िए, जेब जो है वो कितना मोटा है, पैसा वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो जनी देखे मोटा, ये लोकोक्ति के अर्थ है क्या, इसका मतलब क्या है कि जो माँ होती है वो ममतामयी होती है, और जनी जो है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि जनी ममतामयी होती है और माँ स्वार्थी। क्या ऐसा बात है, माँ ममतामयी होती है और जनी स्वार्थी, ऐसा बात है। स्वार्थ की दुनिया है, अभावग्रस्त व्यक्ति है, तो ऐसा बात है कि माँ जो है वो ममतामयी होती है और जनी स्वार्थी होती है। अब ये कहना भी सही नहीं है कि जनी स्वार्थी हो जाएगा, बहुत ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसके अनुसार होगा कि माँ ममतामयी होती है और जनी होती है स्वार्थी। कौन भाषा आर्य परिवार के है, आर्य परिवार की भाषा कौन है। तो आर्य परिवार की भाषा जो होती है वो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्य परिवार की भाषा खोठा। कौन भाषा हो जाएगा, खोठा भाषा जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, कोनो शब्देक टोना, कोनो शब्देक पाछू, जुइत के ओकर माने बदलई देहे ओकरा कहल जाए। देखिए जब भी पाछू शब्द आ गया तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आगे जब कोई शब्द को जोड़ करके, जुइत के मतलब क्या, जोड़ कर, तो आगे जब शब्द कोई जोड़ करके लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पाछू, पाछू जुइत के मतलब पीछे लग करके, पीछे जुड़ करके, जब ओकर माने बदल जाए तो मतलब उसका मतलब जो बदल देता है पीछे जुड़कर, ओकरा का कहते हैं, ओकरा कहल जाए उपसर्ग की, प्रत्यय की, कारक की, समास। तो बोलेंगे ओकरा कहल जाहो भैया प्रत्यय। का कहल जाहो, प्रत्यय। कब, जब किसी शब्द के पीछे लग करके कोई चीज़, कोई वर्ड पीछे लग करके और उसको क्या करता है, उसका मतलब बदल देता है। अब चलिए देखिए, जैसे कोई शब्द है मान, ठीक है, मान के हम आगे लगा दिए अप, तो ये मिलके बन गया अपमान। तो चूंकि ये आगे लगा है इसलिए मान मतलब क्या होता है, मान मतलब होता है सम्मान, लेकिन अपमान मतलब क्या हो जाएगा, बेइज्जत करना, बेइज्जती। तो यहाँ पे आगे लग करके अर्थ बदल दिया तो इसको उपसर्ग कहेंगे, जो आगे लग के बदल दे उसको ऊपर उपसर्ग कहेंगे। लेकिन जब पीछे लगने का बात हो गया तो हम लोग देखेंगे पीछे वाला कोई शब्द, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पीछे कोई शब्द लगेगा उसको क्या बोल सकते हैं, तो जैसे पीछे कोई शब्द लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, पीछे लगने वाला कोई शब्द जैसे ढूंढते हैं,
जैसे पीछे लगने वाला अगर हम शब्द देखें तो ले लेते हैं जैसे छगरी। छगरी का मतलब हो गया उसका छगरी, छगरी का मतलब हो गया एक ठो बकरी छगरी जानवर जो होता है एक। लेकिन इसी के पीछे अगर हम लोग ऐसे अइन जोड़ देते हैं, छगरी के पीछे क्या जोड़ देंगे, अइन, तो छगरियन बन जाएगा। छगरियन जो है उसका बहुवचन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से उसके वचन में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यय। जब पीछे लगता है तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो गया, अइन प्रत्यय। तो अक्सर इसमें प्रत्यय पहचानने के लिए भी दे देगा, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे घोड़वाइन, अब लिख देगा घोड़वाइन में कौन प्रत्यय है, तो वइन प्रत्यय। तो इस तरह से हम लोगों को पहचानना होगा कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल में। तो प्रत्यय समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं 26 में कि खोठाए पहले पहेली के कहल जाए। खोठा में पहेली को क्या कहा जाता है, तो खोठा में पहेली को क्या कहते हैं, पहेली को क्या हियाली कहते हैं कि आहना कहते हैं कि पटतैर कहते हैं या सुन कहानी कहते हैं। तो पटतैर मतलब हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, पटतैर मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। इसका पटतैर के है, ऐसे होता है क्वेश्चन में देखेंगे आप। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है पहेली, तो पहेली का अगर पूछ रहा है तो उसका हो जाएगा हियाली। पहेली का क्या होता है, हियाली। और एक होता है आहना, आहना का क्या होता है, कहावत। कहावत जो होता है उसको खोठा में आहना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हियाली। क्या हो जाएगा, हियाली। हियाली मतलब होता है पहेली, ठीक है। आगे चलते हैं। बुझौली भी लिखा रहता है, पहेली को ही बुझौली भी कहते हैं। उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है। उड़ीसा महात्म मतलब उड़ीसा का महत्व बताता हुआ जो निबंध है वो किस में छपा हुआ है। उड़ीसा के महत्व पे जो निबंध है वो किस में छपा हुआ है, तो बोलेंगे ये खोठा गद्य पद्य संग्रह की खोठा निबंध, वैचारिक खोठा निबंध या खोठा काठे गद्य खंडी। काठे गद्य खंडी और खोठा काठे पद्य खंडी, ठीक है। ये दोनों जो है ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि उड़ीसा महात्म जो है वो खोठा गद्य पद्य संग्रह में है। किस में है, खोठा गद्य पद्य संग्रह में है। और ये भी ए.के. झा के द्वारा। प्रधान संपादक गद्य पद्य संग्रह के कौन थे, याद रखना है। इसमें बहुत सारे संपादक हैं, कुछ प्रधान संपादक हैं, कार्यकारी संपादक हैं, केवल संपादक हैं, तो उसमें अलग अलग राइटर के बारे में है। लेकिन जो प्रधान संपादक हैं वो हैं ए.के. झा। किसके, खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक ए.के. झा हैं। आगे चलते हैं। वीडियो के लास्ट में खोठा गद्य पद्य संग्रह से जितने भी सवाल बन सकते हैं इम्पोर्टेंट वो बताएंगे। शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है। शेख भिखारी जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो शेख भिखारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, उलीहातू खूंटी में हुआ था, या खुदिया लोटवा गांव में हुआ था, या मानतू में हुआ था, या कांकेबार में हुआ था। तो बोलेंगे शेख भिखारी जो हैं उनका जन्म ठाव कहाँ हुआ था, खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, खुदिया लोटवा गांव में। 1857 के विद्रोह के समय शेख भिखारी काफ़ी चर्चाओं में थे और विद्रोह में भाग लिए थे। तो खुदिया लोटवा गांव के समय ये हुआ था। आगे चलते हैं। डाह, डाह शीर्षक नाटक, चूँकि डाह जो है वो पिछले सिलेबस में था, इस बार नहीं है, इसलिए ये अगर क्वेश्चन नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में रखिए कि डाह शीर्षक जो है वो नाटक के जनी पात्र में एक एक नाम है। इससे ये पता चलता है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा था उससे कहानियों से देखिए कितना आया है, और निबंध ये सबसे देखिए कितना क्वेश्चन आया है, रेशियो मिलाइए कितना है, ठीक है। तो ये पता चलेगा। डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम के है। जनी पात्र जो है उसमें से एक का नाम क्या है, तो बोलेंगे डाह शीर्षक के जनी पात्र में एक के नाम है रचना। का नाम है, रचना नाम रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि 29 के बाद 30 नंबर। खोठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछर छपल है। खोठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है वो किस साल छपा था, तो बोलेंगे खोठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है 1989 में छपा था। अब जान गए आप लोग कि खोठा गद्य पद्य संग्रह जो है 1989 में छपा था। कब छपा था, 1989 में, ठीक है। और ये प्रकाशन इसका हुआ था, तो इसका प्रकाशक कौन था, छपवाया कौन,
तो इसका जो प्रकाशक था वो था बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा छापा गया। इसका प्रकाशक कौन था? बोकारो खोटा कमेटी। ठीक है, किसका? हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा गद्यपद्य संग्रह का। खोटा गद्यपद्य संग्रह का प्रकाशन जो हुआ था 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और इसका जो प्रकाशक था वो था बोकारो खोटा कमेटी। ठीक है, इसके प्रधान संपादक का बात करें तो वो हैं ए.के. झा। प्रधान संपादक कौन है? ए.के. झा हैं। और कार्यकारी संपादक भी थे। तो प्रधान संपादक ए.के. झा थे और कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रामाणिक थे। कौन थे? शिवनाथ प्रामाणिक थे। और संपादक में देखेंगे, ये तो हो गया प्रधान संपादक ए.के. झा, कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रामाणिक। और केवल संपादक का अगर हम बात करें तो केवल संपादक में 3 लोग थे। कौन कौन? डॉक्टर चतुर्भुज साहू और बंसीलाल बंसी, बी.एन. ओहदार। कौन कौन थे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू थे, बंसीलाल बंसी थे, बी.एन. ओहदार थे। ये लोग संपादक मंडल में थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा संपादक मंडल खोटा गद्यपद्य संग्रह के संपादक मंडल में के केहल थी, या इनमें से कौन नहीं था, ऐसे करके दे देगा। तो तीनों का नाम याद रखना है कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू थे, बंसीलाल बंसी थे और बी.एन. ओहदार थे। और कार्यकारी संपादक में शिवनाथ प्रामाणिक थे और प्रधान संपादक में ए.के. झा थे। किसमें? खोटा गद्यपद्य संग्रह में, जिसका प्रकाशन बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा किया गया था। और प्रकाशन जो हुआ था 1989 में हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि ए.के. झा ने तितकी पत्रिका का संपादन कब किया था? तो 1983 से 87 के बीच में, जो भी साल आपका रहेगा वो आप कर दीजिएगा। 83-84 भी रहता है, 83 से 87 भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के 30 क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन कब आए हैं? ये क्वेश्चन आए हैं 2016 में। 2016 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा था टेट, उसमें हुआ है। इस बार टेट पता नहीं कब होगा। तो टेट का एग्ज़ाम में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, कितना नंबर लाए, या नंबर आप लोग बोलने से पहले ही कितना क्वेश्चन आप लोगों को पता था, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हम लोग यहीं ये जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद जितना भी 2016 में हुआ है, 2017 में भी एग्ज़ाम हुआ है, उस जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपना जो सेट उधर चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका, समझाने का स्टाइल जो है अगर आप लोगों को समझ में आया हो, तो ये आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। और अगर चाहते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि सर आप ऐसे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और ऐसे करके पढ़ाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो भी आप बताइएगा, ताकि हम इसी तरह अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करते रहें। क्योंकि पहले से पढ़ाने का कोई प्रैक्टिस तो है नहीं। पीडीएफ की मात्रा माध्यम से जितना भी हम कोशिश करते हैं पढ़ाने का, उतना आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। जब हमको लगता है कि हाँ हमको समझ में आ गया और ये सबसे सिंपल तरीका है, तब फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक ही क्वेश्चन पे 3 बार 4 बार करके हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि वो क्वेश्चन पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए और सेट में कहीं भी वो क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग उसे अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।